कनेक्शन में मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पारादीप परिवहन के मैनेजमेंट से आज बातचीत होगी। और कंपनी लगभग जो है 2000 में बनी है और ओडिशा में कंपनी का कारोबार स्थित है। कंपनी पोर्ट से जुड़े सर्विस देती है और इसमें कार्गो हैंडलिंग हुआ, शिप हस्बेंड्री, कस्टम हाउस क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सर्विसेज में शामिल है। कंपनी का आईपीओ आ चुका है। अब आईपीओ से जुटाई गई रकम का कहाँ इस्तेमाल होगा, किस सेगमेंट में ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिहाज से इनकी रणनीति, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मार्जिन में बेहतरी के लिए कहाँ फोकस है कंपनी का, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पारादीप परिवहन के सीएमडी खालिद खान जुड़ गए हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, समय दिया आपने हमारी इस बेहद खास चर्चा में। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। पारादीप परिवहन लिमिटेड करंट मार्केट पोजिशनिंग अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कहाँ पर है, कैसी है, क्या मार्केट शेयर है, कुछ बताइएगा खालिद साहब। हमारी कंपनी का ओवरव्यू जो है, आज लॉजिस्टिक क्षेत्र में टोटल अगर आप देखें तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी एक अपनी जगह है। और लॉजिस्टिक के बगैर जो है वो आज कुछ भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और हमारी कंपनी, चूंकि हम लोग पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, और यहाँ पर हम लोग अपना जो कार्गो हैंडलिंग करते हैं वो बल्क में होता है। जैसे कि इंडस्ट्री के लिए जो कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, जितने भी मिनरल्स हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए, उनका हैंडलिंग और एंड टू एंड सोल्यूशन हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री है हम लोगों की 24/7 है। और ये इंडस्ट्री में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आगे इसके जो आसार हैं, जो हम लोग अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रोड्स की फैसिलिटी और लॉजिस्टिक के लिए और जो भी हमें ज़रूरत है वो हमें बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आज से 20-25 साल पहले जब हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उस वक्त जो है हम लोग उतने इक्विप्ड नहीं थे। और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोगों ने अपने आप को भी इक्विप्ड किया। खालिद साहब, अब सवाल यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्री ट्रेंड्स को लेकर भी हमें पूछना है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड्स को कंपनी किस तरह से भाप पा रही है और कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडस्ट्री का सपोर्ट हमारे साथ में बहुत अच्छा है। बिकॉज हम जिन इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। और वंस हम लोग जॉब जो है वो सेट कर लेते हैं, और जो हमको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में होता है। और इंडस्ट्री उसको इतनी जल्दी अपने लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को चेंज नहीं कर पाती है, बिकॉज उसके अंदर में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आदमी को सेटल करना होती हैं। और जो अगर एक कंपनी उस कंपनी के साथ में सेटल्ड है और सर्विसेज अच्छी दे रही है, उनको कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर में काम कर रही है, तो वो कभी भी अपनी उस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को चेंज नहीं करते हैं। ये हम लोग जनरल मार्केट में नहीं है। और हमारा जो काम है, हम एक्सक्लूसिव वही जॉब को लेते हैं जिसके अंदर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हों। और उसमें जो हम चैलेंजेस को मीट करके अलग से जो रास्ते निकालते हैं और एक नया मोड़ देते हैं लॉजिस्टिक को, उस वजह से कास्ट जो है वो हम कंट्रोल करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है। और वहीं हमारा मार्जिन भी हम अपनी
एफिशिएंसी से उसको ऊपर बढ़ाते हैं जहां बिल्कुल, तो इसका फ़ायदा आपने बताया कि तमाम पहलुओं पर और मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और सवाल वर्किंग कैपिटल को लेकर, कैसे आप पिछले 3 सालों से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पा रहे हैं? उसके पीछे रणनीति क्या होगी जो आपने अपना रखी है? देखिए मैम, हमारा जो वर्किंग कैपिटल पिछले 3 सालों में हम लोगों ने ऑन एंड ऑफ बारोइंग भी किया है, और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूल, जैसा मैंने पहले बताया। और इसका पूरा एडवांसेस हमको देना पड़ते हैं, और उसको हम क्रेडिट पे नहीं उठा पाते हैं। दूसरा, हम लोग इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि जहां मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके बगैर हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मतलब आज अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल है और आप उसको पंप कर सकते हो, तो आपकी जो कास्ट है वो सेव हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हम आज हमारी इन्वेंट्री लेते हैं, जो हम लोगों को स्पेयर पार्ट गाड़ियों में लगता है, वो स्पेयर पार्ट आज अगर हम रिटेल मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, जब गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है उस टाइम में तो हमको डबल लॉस होता है। एक लॉस होता है कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, दूसरा लॉस होता है कि जब हम वहाँ शॉप पे जाते हैं रिटेल मार्केट में, तो हमको रिटेल मार्केट की प्राइस पे उस स्पेयर पार्ट को लेना पड़ता है। तो हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो रनिंग स्पेयर्स हैं, जो लगना ही है, उनको हम बल्क में परचेज कर लेते हैं और हमारी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 रुपया मेंटेनेंस आता, अगर हम जनरल 1-2 गाड़ी चलाते होते, उसी जगह पे हम उसको 75 रुपीज में भी करते हैं, ताकि बिल्कुल। एक और चीज़ खालिद साहब जो आपसे पूछनी थी, आपके मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट पिछले 3 साल में कैसे किया गया है? प्रॉफिट मार्जिन्स शायद कुछ सालों से इम्प्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो, किस तरह के कदम और रणनीतियाँ यहाँ पर जो हैं अमल में लाई गई हैं? जी, आप देखेंगे, अगर पिछले साल और उससे पिछले साल हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है। और उसकी वजह ये रही है कि हम लोगों ने सारा सिस्टम इन हाउस कर दिया और पिल्फरेज को रोका। और जहाँ पर हम लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने कई सॉल्यूशंस अपनी गाड़ियों में, जैसे टेलीमेटिक सॉल्यूशंस हैं, और कई चीज़ों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस उसको हम लोगों ने इक्विप्ड किया। और उसके साथ साथ जो इन हाउस टीम है, उसके अंदर में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनको ट्रेनिंग्स दिए और उनको समझाया कि कास्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है, आप फजूल के खर्चों को किस तरह से रोकना है। आगे जाके हमको कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम दिखा दें, तो हमको भी फायदा है और आप लोगों को भी फायदा है, क्योंकि ग्रेजुअली स्टाफ की भी सैलरीज इंक्रीज होती है और उनको बोनस और उनको जो सिस्टम मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो हम लोगों ने अपने आदमियों को भी एक फिक्स सैलरी के साथ साथ उसके उसका बोनस सिस्टम भी रखा है कि किसी ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है तो उनको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने कई स्कीमें रखी हैं, जो इंसेंटिव्स वगैरह हम देते हैं। और उसकी वजह से वो लोग, हमारे जो काम करने वाले हैं, जो हमारे मेन सोर्स हैं, वो ये नहीं समझते कि हम इस कंपनी में नौकरी करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा माहौल आप दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को भी। लेकिन अब ये बताइए, ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें, अगले 3 से 5 साल में ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होंगे जो आप गिनाना चाहेंगे जिसकी वजह से हम ग्रोथ को बढ़ता हुआ देखेंगे? कि जो हम लोगों ने अभी एक ग्रोथ कैलकुलेट किया है एज ऑफ नाउ, इस कंडीशन में, अगर हम आज फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारा 200+ CR टर्नओवर था। इस साल हम लोग 23, 24 और 25 में जो है 270, 280 तक पहुंच जाएंगे।
अगले नेक्स्ट 3 सालों में हम लोग इसको 600 तक ले जाएंगे, ये हमारा प्रोजेक्शन है, और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये एक मिनिमम हम लोगों ने अभी अपना टारगेट अपनी टीम को दिया हुआ है कि 600 करोड़ तक इसको लेके जाना है अगले 3 सालों में। साथ ही आपकी विस्तार योजनाओं को लेकर आपने किस तरह से रणनीति या योजना बना के रखी हुई है? नई सर्विस ऑफरिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही बिजनेस को स्केल करने को लेकर आपने अब रणनीति अपनाई है? जी, नियर फ्यूचर में हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं। हम लोग वेयरहाउसिंग में जाना चाहते हैं। हम लोगों की बात जेम बख्शी ग्रुप के साथ में चल रही है, जिसमें पारादीप पोर्ट में उनके पास में जो जगह है, वहां पर लेके हम लोग चाहते हैं कि उड़ीसा से जो फूड ग्रेन उड़ीसा के बाहर जाके एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, पल्सेस, उसको हम पारादीप में करना चाहते हैं, और उसमें हम एक लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहते हैं, और उसको जी जी। और राइट खालिद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और कंपनी की तमाम जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हुए हैं और नीरव, हम ब्रेक पे गए उससे पहले पारादीप परिवहन के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां उनसे ली हैं। हालांकि अगर आप आईपीओ पर कॉमेंट नहीं कर पाएँ तो मैं चाहती हूँ कि आप इस क्षेत्र और इस क्षेत्र की ग्रोथ को लेकर फिलहाल कोई टिप्पणी दें, और आपकी पिक क्या होगी इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, शिपिंग सेक्टर की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपमूव आ चुका है। और उसके बाद में इन द स्टॉक्स लाइक कोचिन, एससीआई वगैरह, वो सब स्टॉक्स में एक डाउन मूव भी आ चुका है, पर लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक अच्छा अप टर्न दिख रहा है आफ्टर गुड प्राइस करेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप कोचिन शिपयार्ड जरूर खरीद सकते हैं। ये एक स्टॉक है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि 1600 का भाव आ सकता है। तो करंट लेवल से आप कोचिन शिपयार्ड खरीदिए। ओवरऑल सेक्टर का व्यू अभी पॉजिटिव है। सो विद दिस आईपीओ ऑल स्टॉक्स शुड मूव। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा कोचिन में अराउंड 1290 ऑड का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा अराउंड 1450, और उसके बाद 1600 ऑड का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर आपकी फेवरेट पिक है और इसी के लिहाज से आपने टारगेट्स मेंशन किए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी दिए इस पेशकश में। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी फिलहाल